learners, through this video we will know about the various approaches of counseling like psychodynamic approach, humanistic approach and behavioristic approach. First of all, we will know about the psychodynamic approach to counseling. This was developed by Sigmund Freud. He was a medical doctor and he came across many patients who suffered from medical condition which appeared to have no physical cause. उन्होंने कई ऐसे पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया जिनको कुछ इलनेस थी लेकिन उसके पीछे कोई फिजिकल कॉज नहीं था। तब उन्होंने ये बिलीव किया कि ये जो इलनेस है हो सकता है उनके मन की वजह से हो या उनके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसकी वजह से हो, और इसके बाद उन्होंने पेशेंट्स के अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करना शुरू किया ताकि वह पेशेंट्स को समझ पाए और उनको रिकवर होने में मदद कर पाए। उनका ये जो काउंसलिंग आइडिया है उसके पीछे यही थॉट था कि आप किसी की प्रॉब्लम को और किसी इंडिविजुअल को समझना चाहते हैं तो आपको उनके माइंड की स्टडी करना चाहिए। और माइंड के 3 एरियाज होते हैं। किसी इंसान को यदि समझना है तो उसके माइंड के 3 एरियाज को समझना बहुत जरूरी है। वे हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड मतलब माइंड का वह पार्ट जो प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है या प्रेजेंट के बारे में सोचता है, लाइक कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ। ये जो माइंड है वो वर्तमान में काम करता है, प्रेजेंट में वर्क करता है। उसके नीचे एक और माइंड का लेवल होता है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसमें वे सभी थॉट्स आते हैं जो हम ऑलरेडी सोच चुके हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी थिंक कर चुके हैं और अभी प्रेजेंट में हम भूल गए हैं। लेकिन यदि हम उनको रिकॉल करना चाहेंगे तो हम इजीली उन्हें रिकॉल कर पाएंगे। तो इस माइंड में वो सभी बातें होती हैं जो हम ऑलरेडी सोच चुके हैं, लेकिन यदि हम कोशिश करें तो उसको हम वापस एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन जो तीसरा पार्ट है माइंड का वह है अनकॉन्शियस। इसमें वो सभी इच्छाएं हैं, दुख हैं और वो सभी बातें हैं जिनको हम भूल चुके हैं, लेकिन इनको वापस रिकॉल हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक गेट कीपर होता है जो एज इट इज सिमिलर फॉर्म में वापस कॉन्शियस माइंड में उन यादों को आने नहीं देता है। इसमें मेनली जो बैड मेमोरीज, बैड एक्सपीरियंसेस और सप्रेस डिजायर्स आदि इंक्लूड होते हैं। सप्रेस डिजायर्स मतलब कि जो इच्छाएं जिनको हम पूरा नहीं कर पाए हैं। अब फ्रॉइड के साइको एनालिसिस का मेन एम यही था कि जो अनकॉन्शियस में दबी हुई जो बुरी यादें हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको कॉन्शियस में वापस लेके आना ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके, उसको प्रॉपर एक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग दिया जा सके जिससे वह वापस प्रेजेंट को, फ्यूचर को डिस्टर्ब ना कर पाए। साइको एनालिसिस में क्लाइंट को एनकरेज किया जाता है कि वह अपनी बचपन को एग्जामिन करे और उन सभी यादों को और बुरे एक्सपीरियंसेस को पहचाने और उनको गहराई से समझे ताकि उनसे रिलेटेड जो भी नेगेटिविटीज हैं उनको वह रिलीज कर पाए। क्योंकि रिलीज जब तक नहीं होंगी, ये जो बैड मेमोरीज हैं, बैड डिजायर्स हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जब तक वह रिलीज नहीं होंगे तब तक वह हमारे प्रेजेंट को और हमारे आने वाले जीवन को वह डिस्टर्ब करते रहेंगे। साइको एनालिसिस का मेन अजम्पशन यही है या मेन आइडिया यही है कि हम तब तक प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं जब तक हम अपनी बुरी आदतों या बुरे इच्छाओं, बुरे एक्सपीरियंसेस के बारे में अवेयर ना हो, जिन्हें हमने दबा दिया है और जिनसे हमारा पेनफुल एसोसिएशन है, जिन यादों से हमें दुख हुआ है, जिन इवेंट्स या सिचुएशन से हमें दुख हुआ है, यदि हम इनको वापस प्रेजेंट में लाके नए नॉलेज के साथ रिस्टोर नहीं करते हैं तो ये हमें लाइफ लॉन्ग डिस्टर्ब करते रहते हैं। फ्रॉइड ने
ये भी माना कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो 3 तत्वों से मिलकर बनी है. फ्रॉइड सेड दैट कि our personality is made up of or consist of three related elements. What are they? id, ego and super ego. ये जो id है बिल्कुल बच्चे के जैसा है. ये हमारे पर्सनालिटी का वो भाग है जो बिल्कुल बच्चों की तरह सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है. लाइक बेसिक नीड ऑफ फूड, कंफर्ट और प्लेजर. ये हमेशा कंफर्ट चाहता है, प्लेजर चाहता है और डिस्कम्फर्ट और किसी भी तरह के पेन को ये अवॉइड करना चाहता है. हर हाल में इसको तुरंत ये 3 जो बेसिक नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना रहता है. इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है सुपर ईगो. यह बिल्कुल एक ओल्ड मैन की तरह होता है और यह 3 साल की एज से डेवलप होता है और यह हमेशा मोरलिस्टिक टाइप का होता है. यह सोशली एक्सेप्टेबल चीजों को करने के लिए कहता है और जो सोशली अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं, जो बिहेवियर्स हैं, उनको ये अवॉइड करता है. ये बिल्कुल इड के ऑपोजिट है. इड जो है वो बर्थ से ही हमारी पर्सनालिटी में प्रेजेंट होता है. आप छोटे बच्चों को देखिए, उनको कुछ चाहिए होता है तो वो तुरंत रोने लग जाते हैं. और सुपर ईगो हमेशा अच्छे और बुरे की बात करता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है ईगो. ये हमारी पर्सनालिटी का ऐसा एस्पेक्ट है कि दोनों के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करता है. ये एक यंग मैन की तरह होता है. यह एक पुलिस मैन की तरह होता है जो इड को भी सेटिस्फाई करता है और सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई करता है. ये हमारी पर्सनालिटी का लॉजिकल साइड होता है, कॉमन सेंस साइड होता है. यह बचपन से तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ये कॉमन सेंस और रीजनिंग हमारे अंदर डेवलप हो जाती है. यह इड की बातों को भी मानता है लेकिन एक सोशली एक्सेप्टेड वे में. जैसे मान लीजिए किसी को अभी चॉकलेट खाना है लेकिन सुपर ईगो कहेगा कि दैट इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो ईगो के कहेगा कि यू कैन हैव बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. आप खाइए लेकिन थोड़ी देर के बाद खाइए या एक राइट क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए. इस तरह से ये दोनों इड और सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करता है. फ्रॉइड का ये मानना था कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसके तीनों एलिमेंट्स इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन रहता है, क्योंकि इड हमेशा प्लेजर चाहता है, जो सुपर ईगो है वो हमेशा सही और गलत हर सिचुएशन में देखता है, और ईगो है वो इन दोनों के बीच में टेंशन को बैलेंस करने का काम करता है. तो साइकोडायनामिक काउंसलिंग का मेन गोल क्या होता है कि हमारी पर्सनालिटी के तीनों एलिमेंट्स के बीच में बैलेंस को मेंटेन करना, ताकि ना तो इड डोमिनेंट हो जाए और ना ही सुपर ईगो डोमिनेंट हो जाए. इसके पीछे बेसिक आइडिया यही है कि जो रिप्रेस्ड इश्यूज हैं वो जाने और पास्ट एक्सपीरियंस को समझें, जिससे जो हमारे करंट बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. जो भी हमारा पास्ट में हो चुका है वो हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करता है. साइकोडायनामिक काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो उनके लिए यूज की जाती है जो कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जिनको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व ना किया जा सकता हो. लाइक ऐसी कुछ प्रॉब्लम जो दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं हो रही है, उनको साइकोडायनामिक अप्रोच से सॉल्व किया जाता है. लगता है कि प्रेजेंट में तो कुछ इश्यू नहीं है, फिर भी इस इंसान को प्रॉब्लम क्यों है, तो हम क्या करते हैं उसके पास्ट को एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई हो. तो पास्ट को एक्सप्लोर करके उसको रिट्रीट करके उसको रिजॉल्व करके हम वापस से स्टोर करके उसकी पर्सनालिटी को एक ग्रोथ की तरफ लीड करते हैं. आइए जानते हैं दूसरी अप्रोच, दैट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग. इसका ये मानना है, इसका बेसिक असम्पशन ये है कि हर इंसान के अंदर वो कैपेसिटी है जिससे वह अपनी लाइफ के गोल को अचीव कर सकता है. ह्यूमनिस्टिक काउंसलर्स का ये बिलीफ है कि जो सिचुएशंस और इवेंट हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. प्रॉब्लम तब होती हैं जब हम उसको नेगेटिवली एक्सपीरियंस करते हैं. हर इंसान की लाइफ में सिचुएशंस आती हैं,
लेकिन सबको प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम किसको होती है? जो उसको नेगेटिवली रेस्पॉन्ड करता है, सिचुएशंस को नेगेटिवली देखता है और इवेंट्स को नेगेटिवली देखता है। और जो हमारा एक्सपीरियंस है, नेगेटिव रेस्पॉन्स है, वो हमारे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। सभी को, जैसे एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, तीनों की लाइफ में सेम सिचुएशन आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों को वो प्रॉब्लमेटिक दिखे। जिनका रेस्पॉन्स नेगेटिव होगा उनके लिए ये प्रॉब्लम दिखेगी, और जिसका रेस्पॉन्स पॉजिटिव है उनको लाइफ की सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मेन एम यही होता है कि क्लाइंट्स को एनकरेज करे कि वह लाइफ के इवेंट्स को किस तरह से मतलब सीखें कि उसको कैसे पॉजिटिवली रेस्पॉन्स करें, ताकि क्योंकि इसका मेन बिलीफ जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हम जैसा नेगेटिव रेस्पॉन्स करते हैं तभी ये हमें साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। जब हम सिचुएशंस को नेगेटिवली देखते हैं तो वहीं से हमें अंदर से उलझन महसूस होने लगती है। तो ये अप्रोच हमें सिखाती है कि हमारे पर्सनालिटी के दोनों एस्पेक्ट्स, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए और सिचुएशंस को कैसे देखना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक काउंसलर्स का मेन एम होता है कि क्लाइंट्स की मदद करना, ताकि वह अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सकें कि वह किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से रेस्पॉन्ड कर सकते हैं और वह किस तरह से स्वयं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तक पहुंचे। ये कोचिंग की तरह है। कोचिंग का मेन फोकस प्रेजेंट में होता है और इस बात पर होता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सके। और यह काउंसलिंग से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि काउंसलिंग का मेन एम होता है कि यह जानना कि प्रॉब्लम हुई क्यों। सो इट इज मोर लाइक कोचिंग, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक जो काउंसलिंग है वो पास्ट में नहीं जाती है, पास्ट के बारे में नहीं जानती है, वो सिर्फ प्रेजेंट को सुधारना जानती है। कार्ल रॉजर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने मोस्ट कॉमनली यूज्ड ह्यूमनिस्टिक थेरेपी को डेवलप किया, जिसे हम क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। इसका मेन एम यही होता है कि क्लाइंट्स को प्रेजेंट मोमेंट में कंसंट्रेट करना सिखाना। एंड दिस इज आल्सो द एसेंस ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि कितना आप प्रेजेंट में रह सकते हो। प्रेजेंट में रहने के लिए सबसे मेन क्वालिटी यही है कि आप प्रेजेंट में कंसंट्रेट करना सीखो। नेक्स्ट हम जानते हैं बिहेवियरल अप्रोच ऑफ काउंसलिंग। इसका मेन अजम्पशन यही है कि जो भी हम व्यवहार करते हैं वो हमने एनवायरनमेंट से सीखा होता है। हम वो बाय बर्थ कैरी नहीं करते हैं। हम एब्रप्टली कोई बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करते हैं या परफॉर्म नहीं करते हैं। जो भी बिहेवियर हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट का रेस्पॉन्स होता है। हमने वो कहीं ना कहीं से सीखा होता है। दैट इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट लर्निंग, दैट इज द रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट लर्निंग। या फिर हमें पास्ट में किसी ने उस बिहेवियर पर रीइंफोर्स करा होता है। लाइक यदि मैं कुछ गलत काम करती हूँ, किसी ने मुझे टोका नहीं है या उस पर हंस दिया, तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं बार बार उसको रिपीट करूंगी। यदि मैंने कोई गलत अनडिजायरेबल बिहेवियर एकदम से शो किया और किसी ने मुझे तुरंत टोका कि आपने कुछ गलत किया है, तो उसकी यह पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं उसको रिपीट ना करूं, राइट। उसको जब किसी बिहेवियर को डिस्करेजमेंट मिलता है तो उसकी अकरेंस रिड्यूस होती है, और जब किसी बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट मिलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है। तो जिस तरह से हम किसी बिहेवियर को सीखते हैं उसको हम भुला भी सकते हैं। तो ये बिहेवियरल काउंसलिंग जो अप्रोच है उसका यूज तब किया जाता है जब हम किसी अनवांटेड बिहेवियर को पर्सनालिटी में से रिमूव करना चाहते हैं या अनवांटेड बिहेवियर को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। इसमें काउंसलर काउंसली की मदद करता है कि वह दोनों मिलके अनवांटेड बिहेवियर को आइडेंटिफाई करें और उनको रिमूव कर सकें। ये जनरली फोबिया, एंजाइटी अटैक्स और ईटिंग डिसऑर्डर को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। इससे क्लाइंट्स ऐसे स्किल को सीखते हैं जिससे वह अपनी लाइफ को मैनेज कर सकें और एंजाइटी के सिचुएशंस में अपने आप को रिलैक्स कर सकें। इसको कॉपी और दूसरों को देखकर भी ये मेथड को अप्लाई किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है।
So thank you so much. We have known about the 3 approaches of